हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जुलाई सेकेंड वीकेंड। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने रीओपन किया है पीएलआई स्कीम को। और ये जो रीओपन किया है पीएलआई स्कीम को, कौन से सेक्टर के अंदर? वाइट गुड्स के लिए। और 12 अक्टूबर तक ये पीएलआई स्कीम को रीओपन किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, स्पेसिफिक वाइट गुड्स के लिए। तो यहाँ पे इस न्यूज़ के अंदर आपके लिए इम्पोर्टेंट है पीएलआई स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम और वाइट गुड्स क्या होते हैं, वो दोनों के बारे में जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, बराबर ना? तो पहले तो हम रिसेंट न्यूज़ समझ लेते हैं कि सेंटर हैज रीओपन द एप्लीकेशन विंडो फॉर द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर द वाइट गुड्स फ्रॉम 15 जुलाई टू 12 अक्टूबर। और ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव नाम से पता चलता है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इस स्कीम के अंडर में अगर कोई कंपनी ज़्यादा प्रोडक्शन करती है तो उसको उसके सामने इंसेंटिव मिलता है, बराबर ना? तो इस पीएलआई स्कीम के अंडर में और एप्लीकेशन को ज़्यादा एप्लीकेशन को इनवाइट करने के लिए गवर्नमेंट ने इस स्कीम के विंडो को 12 अक्टूबर तक एक्सटेंड किया है, राइट ना? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव और वाइट गुड्स क्या है वो जानने का, बराबर ना? तो इसके बारे में समझता है। अगर मैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम विच इज कॉमनली एब्रीवेटेड एज द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम इज एन इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये स्कीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। It is a form of performance link incentive to give the companies incentives on the incremental sale from products manufactured in the domestic unit। यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपनी ने फॉर एग्जांपल 2022 में 50 यूनिट बनाए और 2023 में फॉर एग्जांपल 100 यूनिट बनाए, फॉर एग्जांपल 150 यूनिट बनाए कोई एक चीज़ के। 2022 में 50 यूनिट बनाए थे और 2023 में उसी चीज़ के उसने 150 यूनिट बनाए, बराबर ना? तो उसने 2022 के कंपैरिजन में 2023 में कितना ज़्यादा बनाया? 100 यूनिट ज़्यादा बनाया। तो ये जितना उसका इंक्रीमेंटल सेल्स हुआ ना फ्रेंड्स, उसके ऊपर उसको इंसेंटिव मिलता है इस स्कीम के अंडर में, बराबर ना? राइट। इट इज एम्ड एट बूस्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड टू रिड्यूस द इम्पोर्ट। तो यहाँ पे ये जो स्कीम का मेन मोटिव है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा दें और हम इंपोर्ट को कम करें, बराबर ना? ओके। और इन 2021 द गवर्नमेंट हैज अनाउंस रुपीज 1.97 लाख करोड़ वर्थ ऑफ प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर द 13 की सेक्टर्स, बराबर ना? तो एक्चुअली अगर आपको पूछा जाए कि पीएलआई स्कीम को लॉन्च कब किया गया था फ्रेंड्स, तो 2021 के अंदर गवर्नमेंट ने 1.97 लाख करोड़ का ये स्कीम लॉन्च किया था कि 1.97 लाख करोड़ तक का हम इंसेंटिव दे सकते हैं। और कितने सेक्टर्स के लिए? 13 की सेक्टर्स के अंदर। ये 13 की सेक्टर्स ऐसे थे फ्रेंड्स कि जहाँ पे हम इंपोर्ट ज़्यादा करवाते थे और वहाँ पे इंपोर्ट कम करवाने के लिए, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए हमने इस स्कीम को लॉन्च किया था 2021 के अंदर, बराबर ना? ओके। ओके। और कौन कौन से 13 सेक्टर्स है वो भी आपको जानना बहुत जरूरी है। तो ऑटो कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल, एविएशन, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, फूड प्रोसेसिंग, मेडिकल डिवाइस, मेटल्स एंड माइनिंग, फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, टेलीकॉम, टेक्सटाइल्स एंड अपैरेल और वाइट गुड्स, बराबर ना? तो ये जो हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, ये वाइट गुड्स के बारे में पढ़ रहा है कि गवर्नमेंट ने अभी वाइट गुड के ऊपर जो पीएलआई स्कीम का जो विंडो है उसको अभी एक्सटेंड किया है 12 अक्टूबर तक। ये न्यूज़ है, बराबर ना? तो ये वाइट गुड्स जो 13 सेक्टर्स के अंदर पीएलआई स्कीम लॉन्च की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें से एक सेक्टर है वाइट गुड्स, बराबर ना? ओके। तो अभी अगर मैं वाइट गुड्स के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, आपने पीएलआई स्कीम के बारे में तो समझा कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम क्या है। अभी हम बात करते हैं वाइट गुड्स के बारे में कि वाइट गुड्स क्या होता है फ्रेंड्स, बराबर ना? तो वाइट गुड्स रिफर टू द हैवी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो white goods are referred to the heavy consumer durables or large home appliances which were traditionally available only in the white, बराबर ना? तो white goods किसको बोलते हैं? कि हैवी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और लार्ज होम अप्लायंसेस जो शुरुआत के सालों के अंदर जब उनका इन्वेंशन हुआ था ट्रेडिशनली,
वो ओनली मात्र व्हाइट कलर में मिलते थे, बराबर ना। अभी अलग अलग कलर के मिलते हैं, लेकिन जब शुरुआत में जब उनका नया नया इन्वेंशन हुआ तब मात्र व्हाइट कलर में मिलते थे। इसके लिए उनको व्हाइट गुड्स नाम दिया गया है, बराबर ना। एग्जाम्पल के तौर पे वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर्स, स्टव्स, रेफ्रिजरेटर्स, ये सब क्या है फ्रेंड्स, व्हाइट गुड्स है, बराबर ना। तो ये व्हाइट गुड्स के अंदर आत्मनिर्भर बनने के लिए पीएलआई स्कीम को लॉन्च किया गया था, बराबर ना। एक्चुअली व्हाइट गुड्स वो 13 सेक्टर में से एक सेक्टर है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, अगर मैं इंडिया का व्हाइट गुड इंडस्ट्री की अगर बात करूँ, इंडिया के स्टेटस के बारे में बात करूँ, तो इंडियन अप्लायंस एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, एस मार्केट, reached 76,400 crore in 2019 and is expected to be doubled to reach 1.48 lakh crore by 2025। तो इंडिया का ये जो वाइट गुड सेक्टर है, अप्लायंस एंड कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, वो 2019 के अंदर 76,400 करोड़ का ये मार्केट बन गया है, और 2025 तक वो डबल होने की संभावना है, 1.48 लाख करोड़ की, ध्यान में रखना है, बराबर ना। तो इंडिया में ऑलरेडी ये पीएलआई स्कीम बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, स्पेसिफिकली अगर मैं व्हाइट गुड्स की अगर बात करूँ तो फ्रेंड्स, बराबर ना। तो जैसे व्हाइट गुड्स होता है उसी तरीके से ब्राउन गुड्स भी होता है, तो ब्राउन गुड्स क्या है वो भी समझ लेते हैं। So brown goods are relatively light electronic consumer durables such as a computer, digital media players, टीवीज, रेडियोस, बराबर ना, ये सब ब्राउन गुड्स है। वाइट गुड्स नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक ही होते हैं, लेकिन वो हैवी कंज्यूमर ड्यूरेबल होते हैं। ब्राउन गुड की अगर बात करें तो थोड़ी सी लाइट इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं, लाइक कंप्यूटर, डिजिटल मीडिया प्लेयर, टीवी, रेडियो वगैरह वगैरह, बराबर ना। उसके ऊपर पीएलआई नहीं मिल रहा है, राइट, ध्यान में रखना है। ओके, तो आई थिंक आपको व्हाइट गुड्स क्या है, ब्राउन गुड क्या है, वो आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमने पीएलआई स्कीम के बारे में समझा, व्हाइट गुड्स के बारे में समझा, ब्राउन गुड्स के बारे में समझा। अब ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के फायदे, फायदे क्या है, उसके सामने चैलेंजेस क्या है, उसके बारे में समझ लेते हैं, बराबर ना। ओके, तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम से जाहिर सी बात है देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा। देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हम आत्मनिर्भर बनेंगे, और हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। ज़्यादा हम क्या कर पाएंगे फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो सबसे पहला उसका एडवांटेज है बूस्ट इन एक्सपोर्ट्स। आफ्टर डबलिंग द वैल्यू ऑफ द मोबाइल हैंडसेट एक्सपोर्ट्स इन फाइनेंशियल 2022 टू 45,000 करोड़ ओवर फाइनेंशियल 2021, India is estimated to have exported rupees 90,000 crore worth of mobile handsets in financial year 2023। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फाइनेंशियल 2021 का कंपैरिजन में फाइनेंशियल 2022 में हमने मोबाइल हैंडसेट का एक्सपोर्ट 45,000 करोड़ का कर दिया, ऑलमोस्ट डबल कर दिया, और ये और डबल होने की संभावना है फाइनेंशियल 2023 के अंदर, 90,000 करोड़ होने की संभावना है। हम यहाँ पे प्रोडक्शन की नहीं, किसकी बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स की। तो ये पीएलआई स्कीम का ही नतीजा है कि हम इतना ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं साल दर साल, कि हम एक्सपोर्ट्स डबल कर रहे हैं फ्रेंड्स, बराबर ना। सिमिलरली इन द फार्मा इंडस्ट्री, इंडिया इज नाउ मेकिंग 35 एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। अगर अलग अलग दवाई बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है उसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो हम नॉर्मली इंपोर्ट करवाते थे, अभी हम उसमें से 35 एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को हम डोमेस्टिकली बना रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस पीएलआई स्कीम, विच वी यूज टू इम्पोर्ट फ्रॉम द कंट्रीज लाइक चाइना। जो हम पहले कहाँ से मोस्टली इम्पोर्ट करवाते थे, चाइना से, लेकिन अभी वो घर पे बना रहे हैं डोमेस्टिकल, बराबर ना। ओके, ओके, उसके अलावा these schemes have witnessed the exports surpassing rupees 3.2 lakh crore with a significant contributions from the sectors such as the electronic, pharma, food processing and telecom। तो यही स्कीम की वजह से 3.2 लाख करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट हुआ है, जिसमें बहुत ज्यादा मात्रा में कंट्रीब्यूशन है ये सब सेक्टर्स जिसके ऊपर पीएलआई स्कीम मिल रहा है, बराबर, ध्यान में रखना है। ओके, राइट। तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो हमने 2021 से इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है, तो उसके माध्यम से एक्सपोर्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, राइट। ओके, हालांकि यहाँ पे एक थोड़ा सा कॉन्ट्रावर्शियल डेटा भी है कि ये स्कीम का डेटा क्या कहता है कि ये स्कीम के माध्यम से अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, बराबर ना, लेकिन उतनी ज्यादा मात्रा में जॉब क्रिएट नहीं हो रही है, बराबर ना। तो एक्चुअली 60 लाख नई जॉब की बात की गई थी, बराबर, कि 7 साल के अंदर पीएलआई स्कीम के माध्यम से 60 लाख नई जॉब्स क्रिएट होगी, लेकिन उसमें से मात्र 3 लाख नई जॉब क्रिएट हुई है, ओनली 5% में टोटल, बराबर ना। ओके, अगर मैं 2020 से 2023 के बीच में अगर बात करूँ तो, बराबर ना, तो ये स्कीम इतना कारगर साबित नहीं हुआ है जॉब क्रिएशन के अंदर, बराबर ना। ओके,
ओके, अगर मैं इस स्कीम के बारे में अगर मैं रिसेंट न्यूज़ की अगर बात करूँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज डिस्बर्स द इंसेंटिव अमाउंट ऑफ 4415 करोड़ अंडर द फ्लैगशिप पीएलआई स्कीम फॉर एज मेनी एज 8 सेक्टर स्टिल अक्टूबर दिस फिस्कल ईयर, बराबर ना। इस फिस्कल के ईयर के अंदर अक्टूबर तक, अक्टूबर महीने तक गवर्नमेंट ने टोटल 13 सेक्टर में से 8 सेक्टर में इंसेंटिव स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाने की बात की है और कितना पैसा अलोकेट किया गया है, 4415 करोड़ रुपए, बराबर ना। बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल, ये फिस्कल ईयर के कंप्लीशन तक जो टारगेट है पीएलआई स्कीम के अंडर में गवर्नमेंट कितना पैसा अलोकेट करेगी, 11,000 करोड़ रुपए अलोकेट करेगी। अक्टूबर महीने तक 4415 करोड़ रुपए अलोकेट किया गया है इस स्कीम के अंडर में 8 सेक्टर के लिए 13 में से। और इस साल के एंड तक, ये फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 11,000 करोड़ का यहाँ पे अलोकेशन किया गया है इस सेक्टर के अंदर, बराबर ना, इस स्कीम के अंदर में, बराबर ना। ओके, और ये जो गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है, मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि जो इम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ये जो स्कीम जो पीछे हो रही है वो भी इस साल अच्छा खासा इम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगी। गवर्नमेंट का टारगेट है 6.78 लाख इम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा इस साल पीएलआई स्कीम के माध्यम से, बराबर ना। ओके, राइट। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा। न्यूज़ क्या थी फ्रेंड्स, कि गवर्नमेंट ने रीओपन किया है पीएलआई स्कीम को वाइट गुड्स के लिए 12 अक्टूबर तक। तो हमने समझा कि पीएलआई स्कीम क्या है, गवर्नमेंट ने कब लॉन्च किया था, उसका मोटिव क्या है। हमने वाइट गुड्स के बारे में समझा और ब्राउन गुड्स के बारे में समझा। आई थिंक आपको इस पूरी न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, चलो। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली कमेटी के द्वारा प्रपोज किया गया है कि रत्न भंडार को 14 जुलाई को ओपन किया जाए, बराबर ना। तो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये रत्न भंडार कौन सा है और कौन सी कमेटी के द्वारा ये प्रपोजमेंट किया गया था, क्यों किया गया था, उसके बारे में समझे। तो अ हाई लेवल कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट जज जस्टिस विश्वनाथ रथ for making an inventory of jewelry and other valuables stored in the Ratna Bhandar treasury of Sri Jagannath Temple, Puri, has recommended its opening on 14 July, making way for the access to the treasury after 46 years. Actually friends, आपने जगन्नाथ टेम्पल का नाम सुना होगा जो उड़ीसा के अंदर है, बराबर ना। तो वहाँ पे उस मंदिर के अंदर जो रत्न भंडार है जहाँ पे अ, बहुत सारे आभूषण स्टोर किए गए हैं उस मंदिर के अंदर जितने भी आभूषण डोनेशन में आए हैं, जो राजा रजवाड़ा के समय के कुछ आभूषण हैं, वो रत्न भंडार को ओपन करने की बात की गई है यहाँ पे, बराबर ना। तो एक जो हाई लेवल कमिटी है जो इस रत्न भंडार की इन्वेंटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बराबर, उनके द्वारा ये प्रपोजमेंट किया गया था कि ये रत्न भंडार को ओपन किया जाए 14 जुलाई को, बराबर ना। और ये जो ओपन किया जा रहा है वो 46 ईयर के बाद किया जा रहा है, बराबर ना। वो ध्यान में रखना है, 46 ईयर्स के बाद 1978 के अंदर ये ओपन किया था और उसके बाद ये पहली बार ओपन किया जा रहा है, बराबर। इसके लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल अभी रथ यात्रा अभी हमने सेलिब्रेट किया और इसके लिए वो रिसेंट न्यूज़ में है कि जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है, उड़ीसा के अंदर। और उड़ीसा के अंदर ये जो जगन्नाथ टेम्पल है वहाँ पे की जो रत्न भंडार है, जहाँ पे जो मंदिर के अंदर जितने भी आभूषण जो डोनेट किए गए हैं पब्लिक के द्वारा, राजा रजवाड़े के समय के भी कुछ आभूषण है जहाँ पे ये इन्वेंटरी के स्टोर पे यहाँ पे रखा गया है, उस रत्न भंडार को यहाँ पे ओपन करने की बात चल रही है। 46 ईयर्स अगो 1978 के अंदर इसको ओपन किया गया था और ये 46 ईयर्स के बाद पहली बार ओपन किया जाएगा, बराबर ना। तो इस रत्न भंडार के बारे में समझे, जगन्नाथ टेम्पल के बारे में समझे। ओके, चलो। चलो, अगर मैं रत्न भंडार के बारे में बताऊं फ्रेंड्स, तो रिसेंटली ओडिशा गवर्नमेंट फॉर्म अ न्यू पैनल टू मॉनिटर द ओपनिंग ऑफ द पुरी जगन्नाथ टेम्पल्स रत्न भंडार ट्रेजरी बाय डिसोल्विंग द ओल्ड पैनल। तो ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे जो पहले जो पुरानी पैनल थी जो रत्न भंडार के ट्रेजरी के ऊपर देख रेख रख रही थी, उसको हटा के नई पैनल को बिठाया है मॉनिटर करने के लिए कि ये जो ओपनिंग हो रहा है कि पूरी जगन्नाथ टेम्पल का जो रत्न भंडार का, उसको मॉनिटर करे, बराबर ना। ओके, अभी व्हाट इज रत्न भंडार, व्हाट इज ट्रेजरी, हम इसके बारे में बात करें। अगर मैं जगन्नाथ टेम्पल के रत्न भंडार की बात करूं तो रत्न भंडार ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल हाउसेस प्रीसियस ornaments which is dedicated to the लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड बलभद्रा और गॉडेस सुभद्रा। तो जो आपको पता ही है फ्रेंड्स, जगन्नाथ टेम्पल किसका मंदिर है, एक्चुअली लॉर्ड जगन्नाथ का, भगवान कृष्ण का। और
यहाँ पे भगवान कृष्ण और उनके जो सिबलिंग्स हैं उनकी मूर्तियां हैं, राइट ना। तो उनको जो प्रीसियस ornament डेडिकेट किए गए हैं उसका भंडार है ये रत्न भंडार, बराबर ना। These ornaments have been donated by the devotees and erstwhile kings over the centuries। बहुत सेंचुरीज पहले कुछ राजा रजवाड़ों ने भी यहाँ पे कुछ डोनेशन किया है, और वो सब ornaments इस रत्न भंडार के अंदर है फ्रेंड्स, बराबर ना। अगर मैं रत्न भंडार के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो रत्न भंडार कंसिस्ट ऑफ टू चेम्बर्स। एक भीतर चेम्बर, एक भीतर भंडार जिसको हम इनर चेम्बर बोलते हैं, और एक बाहर भंडार जिसको हम आउटर चेम्बर बोलते हैं। तो ये जो आउटर चेम्बर है वहां से तो ऑर्नामेंट्स हम रेगुलरली फैच किए जाते हैं, जब भी कोई फेस्टिवल रिचुअल्स होता है तो वहां पे मंदिर के लिए ऑर्नामेंट्स को फ्रीक्वेंटली बाहर निकाला जाता है। लेकिन जो भीतर भंडार है, इनर चेम्बर है, बराबर ना, वहां से ये जो इनर चेम्बर है उसको लास्ट 46 38 नहीं 46 ईयर्स से उसको ओपन नहीं किया गया फ्रेंड्स। तो इस इनर चेम्बर को यहाँ पे ओपन करने की बात चल रही है, बराबर ना। ओके, राइट, ओके, ओके। अभी ये जो ओपन 46 ईयर्स के बाद क्यों किया करने की बात चल रही है, तो डिमांड फॉर ओपनिंग अगर बात करें तो देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड टू ओपन द रत्न भंडार ड्यू टू द कंसर्न्स अबाउट द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द इनर चैम्बर। क्योंकि इनर चैम्बर की जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है ना वो थोड़ी सी वीक होती नजर में आ रही है। वहाँ की जो वॉल्स है ना वो उसमें बहुत सारी क्रैक्स हो गई, तो ऐसा डर लग रहा है कि भाई अगर ये कोलैप्स हो जाएगी तो बहुत सारे प्रीसियस ऑर्नामेंट्स की वैल्यू डेप्रिसिएट हो सकती है, बराबर ना। ओके, ओके। और यहाँ पे अगर मैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, अगर आपको पता हो फ्रेंड्स, उड़ीसा का ये जो जगन्नाथ टेम्पल है उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी उसके कंजर्वेशन पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर मैं इस रत्न भंडार के ओपनिंग के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रोल के बारे में बात करूँ, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच ओवरसीज द टेम्पल्स प्रिजर्वेशन हैज रिक्वेशन एक्सेस टू द रत्न भंडार। उसने भी प्रपोजल रखा था कि हाँ रत्न भंडार को ओपन किया जाए, क्योंकि ये जो इनर चैम्बर में जो रत्न भंडार पड़ा है, बराबर ना, वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में पड़ा है, बराबर ना। ओके, राइट। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे सर्वे ऑफ इंडिया का जो एम है, वो एम क्या है, एसेस करना, रिपेयर करना और कंजर्व करना चैम्बर को टू इंश्योर द सेफ्टी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द बोथ द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड वैल्यूएबल ऑर्नामेंट्स, बराबर ना। तो ये तो हमने बात की रत्न भंडार के बारे में। अगर मैं कुछ की फैक्ट्स को बताऊं अबाउट द जगन्नाथ टेम्पल, उसके बारे में अगर बात करें कि जगन्नाथ टेम्पल के कुछ की फैक्ट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जगन्नाथ टेम्पल का लोकेशन पूरी ओडिशा के अंदर है, और इट इज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड जगन्नाथ, अकम्प्लिश बाय द सिबलिंग्स लॉर्ड बलभद्रा एंड देवी सुभद्रा। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण का मंदिर है, और उनके साथ उनके जो सिबलिंग्स थे बलभद्रा और देवी सुभद्रा उनकी भी मूर्ति है। और अगर मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करूँ तो ये ट्वेल्थ सेंचुरी में इसको बनाया गया था, बराबर ना। और उसका जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है फ्रेंड्स, वो एक्चुअली कलिंग का स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है। अभी आपका काम रहेगा कि कलिंग का स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में कैसा आर्किटेक्चर हुआ करता था। तो ये जो जगन्नाथ टेम्पल का जो आर्किटेक्चर है वो कलिंग का स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जैसा है, बराबर ध्यान में रखना है। ओके। जो मेन टेम्पल है जहाँ पे भगवान की मूर्ति रखी गई है उसको देवला बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? देवला बोलते हैं। और जो टेम्पल के आसपास की जो हाई फोर्टिफाइड वॉल है जिसको बोलते हैं मेघानंद पचेरी, ध्यान में रखना है, मेघानंद पचेरी। और जो जहाँ पे भगवान की मूर्तियां हैं, और जो मेन टेम्पल का स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं देवला, और अब ध्यान में रखना है। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। बहुत सारे रिचुअल्स और फेस्टिवल्स यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट होते हैं, लाइक रथ यात्रा। और जो डेली रिचुअल्स है वहाँ पे भगवान को भोग आरती वेरियस सेवास वहाँ पे की जाती है, बराबर ना। तो ये बहुत मतलब एकदम कल्चरल मंदिर है ये, बराबर ना। और बहुत ही पुराना मंदिर है, 12th सेंचुरी में बनाया गया था, बराबर। कलिंग का स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इस न्यूज़ के अंदर हमने पूरा फैक्ट यहाँ पे जाना कि व्हाट इज रत्न भंडार, व्हाट इज जगन्नाथ टेम्पल, और कहाँ पे आया है, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉर द आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स, बराबर ना, ध्यान में रखना है। आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, चलो, चलो। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है एक्चुअली। तो सौम्य स्वामीनाथन जी अपॉइंटेड एज अ एंटी ईपी एडवाइजर।
उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। डॉक्टर सौम्य स्वामीनाथन, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड चीफ साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, has been appointed as a principal advisor at the Union Ministry of Health and Family Welfare for the National Tuberculosis Elimination Program। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के तौर पे किसको अपॉइंट किया गया? सौम्य स्वामीनाथन जी को अपॉइंट किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है फ्रेंड्स ये। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चीफ साइंटिस्ट भी रह चुके हैं। ऐसे सौम्य स्वामीनाथन जी को यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा एज अ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के तौर पे रखा गया है, अपॉइंट किया गया है। किसके लिए? नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए, बराबर ना। तो अभी हमारा काम है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम क्या है उसको समझना। टीबी, टीबी के ऊपर इंडिया ने कौन कौन सा इनिशिएटिव लिया है, इंडिया के अंदर क्या स्टेटस है ट्यूबरकुलोसिस का, उसके ऊपर बातें करना, बराबर ना। तो जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है। ओके, तो आर्टिकल तो आपने समझा कि एक अपॉइंटमेंट की गई है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के एडवाइजर के तौर पे सौम्य स्वामीनाथन जी की, जो आईसीएमआर के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं और डब्ल्यूएचओ के चीफ साइंटिस्ट रह चुके हैं, बराबर ना। तो उनके बारे में समझे। ओके, चलो। अगर मैं नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, सबसे पहले इस प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट इज द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम? ओके, द नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम इज फॉर्मली नोन एज द रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। पहले इसका ये नाम था, अभी उसका नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम नाम है। इस इंडिया स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स टू कॉम्बेट ट्यूबरकुलोसिस, टीबी को कॉम्बेट करने के लिए इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। ये प्रोग्राम का जो मेन एम था, इलिमिनेट करना टीबी को एज अ पब्लिक हेल्थ इश्यू इन इंडिया बाय 2025। और ये जो टारगेट सेट किया था वो पीएम मोदी जी के द्वारा 2018 के अंदर सेट किया गया था। मोदी जी के द्वारा क्या टारगेट सेट किया था कि हम नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। इस प्रोग्राम के अंदर जो पब्लिक हेल्थ इश्यू है टीबी का, बराबर ना, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे 2025 तक। ये टारगेट के साथ ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2018 के अंदर, राइट। ओके, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस प्रोग्राम? ये प्रोग्राम के कंपोनेंट्स क्या है? तो ये जो प्रोग्राम है वो फोकस करती है अर्ली डिटेक्शन के ऊपर, रेगुलर एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के ऊपर, प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज के ऊपर, और स्ट्रेंथनिंग ट्यूबरकुलोसिस केयर एंड कंट्रोल सर्विसेज के ऊपर। तो यहाँ पे टीबी के बारे में अर्ली डिटेक्शन हो जाए, उसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस जो ट्रीटमेंट है उसको रेगुलर और कंप्लीट तौर पे किया जाए, स्ट्रेटजीज किस तरीके से हम इस टीबी को प्रिवेंट कर सकते हैं उसके लिए स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट की जाए। तो ऐसे कुछ कंपोनेंट्स है जिसके ऊपर इस प्रोग्राम के अंदर में फोकस किया गया है, राइट। यूनिवर्सल ड्रग ससेसिबिलिटी टेस्टिंग टू आइडेंटिफाई द ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस केसेस अर्ली, बराबर ना। अभी देखो, टीबी, टीबी में एक्चुअली कुछ केसेस तो ऐसा होता है कि जहाँ पे ड्रग्स की असर हो जाती है, मतलब मेडिसिन की असर हो जाती है, लेकिन टीबी में कुछ केसेस ऐसे देखने को मिलते हैं कि जहाँ पे ड्रग्स की असर ही नहीं होती उसके ऊपर। इसको बोलते हैं एंटी ड्रग, मतलब ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस, ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। तो ऐसी जो ड्रग रेसिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है उसको, ऐसे केसेस को अर्ली स्टेज में अगर आइडेंटिफाई किया जाए तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके माध्यम से जो मोर्टालिटी क्रिएट होती है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से एक टेस्ट यहाँ पे बनाया गया है, यूनिवर्सल ड्रग ससेसिबिलिटी टेस्टिंग यहाँ पे लॉन्च किया गया है इस प्रोग्राम के अंदर में, बराबर ना। ओके, और उसके अलावा प्रोविजन ऑफ फ्री डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट फॉर द ऑल ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स अक्रॉस द कंट्री। इस प्रोग्राम के अंदर में जो टीबी के जो पेशेंट्स हैं उनको फ्री में डायग्नोसिस प्रोवाइड किया जाए और ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाए, ऐसा लक्ष्य रखा गया है, राइट। उसके अलावा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च की गई है निक्षय, उसका नाम क्या है? निक्षय, केस बेस्ड वेब इनेबल्ड ट्यूबरकुलोसिस इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग एंड केस मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो टीबी के जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केसेस हो के वो इस इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर रखे जाएंगे ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो और ये केस को पढ़ के हम आगे भी ट्रीटमेंट में उसको डेवलपमेंट कर सके, बराबर ना। ओके, तो ये कुछ प्रोग्राम है। मेन ऑब्जेक्टिव है टीबी का अर्ली डिटेक्शन हो जाना, ट्रीटमेंट अच्छे से प्रोवाइड करना, प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज को इम्प्लीमेंट करना, और ये जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है उसके केसेस को अर्ली स्टेज में ही अगर पहचान लिया जाए तो उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लिए यूनिवर्सल ड्रग ससेसिबिलिटी टेस्टिंग प्रोवाइड करना, सिंपल, बराबर ना। ओके,
और अगर मैं बात करूं, जैसे हमने बात किया कि व्हाट आर द ड्रग सेंसिटिव एंड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, बराबर ना। तो ड्रग सेंसिटिव टीबी किसको बोलते हैं कि जो टीबी के ऊपर ड्रग की असर होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को टीबी हुआ है, अगर उसको मेडिसिन से अच्छे होने लगता है तो वो ड्रग सेंसिटिव टीबी है। लेकिन अगर उसको मेडिसिन से अच्छा ही नहीं हो रहा है, बराबर ना, तो उसका टीबी कौन सा है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, अब व्हाट व्हाई इज द एलिमिनेशन ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस अ प्रायोरिटी फॉर इंडिया, कि इंडिया के लिए ट्यूबरकुलोसिस का एलिमिनेशन क्यों प्रायोरिटी है। अगर हम इसके ऊपर फोकस करें तो इंडिया अकाउंट्स फॉर अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ द ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस बर्डन। ग्लोबल लेवल पर जितना भी टीबी के केसेस है उसमें से आप बोल सकते हो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, इंडिया के अंदर है, बराबर ना। ओके, ट्यूबरकुलोसिस इज अ लीडिंग कॉज ऑफ द मोर्टालिटी अमंग द इन्फेक्शियस डिसीज इन द इंडिया। बराबर, इंडिया के अंदर जो इन्फेक्शियस डिसीज है उसमें सबसे ज्यादा जो मोर्टालिटी क्रिएट होती है वो टीबी के माध्यम से हो रही है, बराबर ना। मेकिंग इट्स एलिमिनेशन विच इज क्रिटिकल फॉर द इम्प्लीमेंटिंग द पब्लिक हेल्थ, रिड्यूसिंग द पॉवर्टी एंड अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो अगर इंडिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने हैं, पॉवर्टी को रिड्यूस करना है, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना है, तो टीबी को एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। बिकॉज जितने भी इन्फेक्शियस डिसीज के माध्यम से इंडिया के अंदर डेथ होती है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है टीबी का फ्रेंड्स, बराबर ना। और दुनिया में सबसे ज्यादा टीबी का प्रपोर्शन इंडिया के अंदर है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको इस न्यूज़ को अच्छे से समझ में आया होगा। जस्ट एक न्यूज़ थी कि एक अपॉइंटमेंट की गई है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इनिबिशन प्रोग्राम के एडवाइजर के तौर पे डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी की। हमने एनटीपी क्या है वो समझा, बराबर, भारत में टीबी का स्टेटस क्या है वो समझा फ्रेंड्स, बराबर ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडिया ने होस्ट किया बिम्स्टेक फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग अमिड द रेजिंग म्यांमार क्राइसिस। उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। ओके, तो अगर मैं बात करूं बिम्स्टेक की, अगेन एक रीजनल ग्रुप है। इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बिम्स्टेक एक रीजनल ग्रुप है जो, इसके जो मेंबर कंट्रीज है कौन कौन है, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, नेपाल और श्रीलंका और इंडिया, ये उसके मेंबर कंट्रीज हैं। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि साउथ एशियन कंट्रीज हैं यहाँ पे और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, बराबर ना। साउथ एशियन कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का ये ग्रुप है बिम्स्टेक ग्रुप। बिम्स्टेक ग्रुप बराबर ध्यान में रखना है। तो साउथ एशियन कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के द्वारा एक ग्रुप बनाया गया है बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और ये जो बिम्स्टेक ग्रुप की ये जो मीटिंग हुई थी फॉरेन मिनिस्टर्स की, वो किसके द्वारा होस्ट किया गया है, इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया था, हमें रखना है, बराबर ना। ओके, और बिम्स्टेक की मेंबर कंट्री कौन कौन सी है, तो बांग्लादेश, बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, नेपाल, श्रीलंका और इंडिया है, बराबर ना। ओके, ओके, एंड ये जो मीटिंग हुई थी इस बार जो इंडियन होस्ट की, जो हमारे जो एक्शन अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, उनके द्वारा होस्ट किया गया था इस मीटिंग को। इस मीटिंग का जो मेन डेडिकेशन था इस बार वो म्यांमार था फ्रेंड्स। क्या था, म्यांमार था। म्यांमार के अंदर लास्ट 2 साल से डेमोक्रेसी खत्म हो गई है फ्रेंड्स, और पूरी पूरा जो देश है वो अभी मिलिट्री चला रही है, बराबर ना। तो यहाँ पे म्यांमार के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में दंगे हो रहे हैं, बहुत सारी मतलब अटैक्स हो रहे हैं, बराबर ना, पीपल्स के ऊपर, जनरल सिविलियंस के ऊपर, मतलब बहुत ही हालत खराब है। तो एज अ मेंबर कंट्री यहाँ पे एक ग्रुप का मेंबर है म्यांमार, इसकी वजह से यहाँ पे इस मीटिंग का जो डेडिकेशन था वो प्योर पूरा म्यांमार क्राइसिस के ऊपर था फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज का ये जो पैसा है वो म्यांमार के अंदर लगा हुआ है, बराबर ना। तो अगर म्यांमार के क्राइसिस खत्म हो गए तो वो कंट्रीज का भी पैसा वहां से निकल सकता है। तो मतलब एक ग्रुप के मेंबर के तौर पे भी और म्यूचुअल जो इंटरेस्ट है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे इस पूरी जो मीटिंग थी, बराबर ना, उसका जो मेन फोकस था इस बार म्यांमार क्राइसिस थे, बराबर ना। आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये बिम्स्टेक ग्रुप इंपॉर्टेंट क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि इस बार इसको होस्ट किसके द्वारा किया गया, इंडिया के द्वारा किया गया है, इसके लिए वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, अगेन एक हेल्थ रिलेटेड इश्यू है फ्रेंड्स, यहाँ पे जीका वायरस। जीका वायरस का अभी रिसेंटली
पहला केस देखने को मिला था, फर्स्ट टाइम केरला के अंदर देखने को मिला, बराबर ना। रिसेंटली जीका वायरस डिसीज वाज रिपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन केरला, बराबर ना। तो इसके लिए वो रिसेंट न्यूज में है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से हम जीका वायरस क्या है वो समझेंगे, वो किस तरीके से फैलता है वो समझेंगे, किस तरीके से हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं वो समझेंगे, उसके इल इफेक्ट्स क्या है, और क्या कोई वैक्सीन है इसके पीछे, बराबर ना, उसके बारे में समझेंगे, बराबर ना। तो यहाँ पे अगर मैं इस आर्टिकल के माध्यम से बात करूँ तो अभी तक जीका वायरस को प्रोटेक्ट करने के लिए, मतलब जीका वायरस से बचने के लिए कोई भी वैक्सीन को अभी तक डेवलप नहीं किया गया है। हाँ, जीका वायरस अगेन एक इन्फेक्शियस डिसीज है, और ये जो डिसीज है वो वही मॉस्किटो के द्वारा होता है जो मॉस्किटो के माध्यम से डेंगू होता है, येलो फीवर होता है, चिकनगुनिया होता है, और वही मॉस्किटो के माध्यम से क्या होता है फ्रेंड्स, जीका वायरस होता है, बराबर ना, राइट। और इस जीका वायरस से बचने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन को डेवलप नहीं किया गया है। हाँ, डेवलपिंग फेज में है, बहुत सारी कंट्रीज उसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी वैक्सीन डेवलप नहीं हो रही है, बराबर ना। ओके। और अभी रिसेंट न्यूज में है बिकॉज केरला के अंदर पहली बार इस वायरस को देखा गया। और जीका वायरस इज अ मॉस्किटो बोर्न फ्लेवी वायरस दैट वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन द युगांडा। 1947 के अंदर युगांडा के अंदर ये वायरस मंकीज के अंदर देखने को मिला, और 1952 के अंदर यही वायरस फिर ह्यूमंस के अंदर देखने को मिला, युगांडा के अंदर, बराबर ना। ओके। तो जीका वायरस अगेन एक मॉस्किटो से फैलता हुआ वायरस है। 1947 के अंदर उसका ओरिजिनेशन हुआ युगांडा के अंदर, मंकीज के अंदर पहली बार देखने को मिला। 1952 के अंदर यही फिर वायरस ह्यूमंस के अंदर देखने को मिला, युगांडा के अंदर, और उसके बाद फिर तंजानिया के अंदर देखने को मिला। ओके। अगर मैं ट्रांसमिशन की बात करूँ तो जीका वायरस डिसीज इज कोज्ड बाय अ वायरस ट्रांसमिटेड प्राइमरली बाय द एडीज मॉस्किटोज, मेनली एडीज इजिप्टी। फ्रेंड्स, ये यही मॉस्किटो है जो डेंगू फैलाता है, और ये यही मॉस्किटोज है जो जीका वायरस फैलाते हैं, बराबर ना। तो डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, ये सभी को फैलाने में कौन से मॉस्किटो का हाथ है, एडीज एडीज इजिप्टी, बराबर ना। ओके। और उसी के माध्यम से अभी जीका वायरस भी ट्रांसमिट हो रहा है। जीका वायरस इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड फ्रॉम द मदर टू fetus during the pregnancy through sexual contact, transfusion of the blood and blood product and organ transplantation। तो जीका वायरस एक इन्फेक्शियस डिसीज है फ्रेंड्स। इसका जो इन्फेक्शन है वो मदर का, जो अगर फॉर एग्जाम्पल मदर को जीका वायरस है, तो उसका जो फेटस है, मतलब उसके जो गर्भ में जो बेबी है उसको भी वो जीका वायरस हो सकता है। सेक्सुअल कांटेक्ट से भी जीका वायरस ट्रांसफर हो सकता है। ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से भी जीका वायरस हो सकता है। और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन से भी जीका वायरस स्प्रेड हो सकता है, बराबर। तो एक इन्फेक्शियस डिसीज है, उसको रोकना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। उसके अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ तो सिम्टम्स आर जनरली माइल्ड एंड इंक्लूड द फीवर, रैश, कंजक्टिवाइटिस, मस्क्यूल एंड जॉइंट पेन, हेडेक, बराबर ना। तो मोस्ट पीपल विद जीका वायरस इन्फेक्शन डू नॉट डेवलप द सिम्टम्स, बराबर। तो उसके सिम्टम्स जल्दी देखने को ही नहीं मिले, इसके लिए अगर बहुत ही ज्यादा मात्रा में लेट होने के बाद इसके सिम्टम्स के बारे में पता चलता है, बराबर ना। ओके। ओके। और गवर्नमेंट के द्वारा कुछ प्रोग्राम्स और इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए गए हैं, लाइक इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोग्राम, लाइक नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, लाइक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, बराबर। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स भी गवर्नमेंट की तरह लॉन्च किए गए हैं इस वायरस के बारे में लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ये वायरस के रिगार्डिंग वैक्सीन को डेवलप करने के लिए, बराबर ना, और रिसर्च करने के लिए, बराबर ना, राइट। तो गवर्नमेंट के बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स है कि जहाँ पे ये ऐसे इन्फेक्शियस डिसीज के ऊपर काम किया जा रहा है, बराबर ना। तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसका पहली बार केस देखने को मिला केरला के अंदर, बराबर। तो जीका वायरस कहाँ से डेवलप हुआ है, किसके माध्यम से स्प्रेड होता है, कैसे कैसे स्प्रेड हो सकता है, वो सभी के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। आई थिंक आपको इस में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके। चलो, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि विलेज अलोंग द चाइना बॉर्डर टू गेट 4G टूरिस्ट सर्किट ऑल वेदर रोड्स, ये किसके द्वारा बोला गया, हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा बोला गया। उसके बारे में बात करते हैं। तो एट अ हाई लेवल मीटिंग ऑन सैटरडे, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह reviewed the implementation of the vibrant village program, which aims to develop the infrastructure and open up the village to tourists along the China border। एक्चुअली फ्रेंड्स, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और स्पेसिफिकली जो चाइना के बॉर्डर के ऊपर जो विलेजेस है उसको डेवलप करने की बात चल रही है। तो उसको अभी रिव्यू किया गया था हमारे होम मिनिस्टर के द्वारा, बराबर ना। ओके। और मिस्टर शाह सेड दैट द यूनियन गवर्नमेंट वाज कमिटेड टू
all round development of the border villages and stress the need to provide the employment opportunities to the local people and increase the connectivity with the villages to the prevent the migration. उनकी तरह क्या बोला गया कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को किया जाए, जनरेट किया जाए, ताकि वहाँ के लोग माइग्रेट माइग्रेट होके अ, हाँ, देश की तरफ मतलब मिडिल एरिया में ना आ जाए, क्योंकि अगर हमारा बॉर्डर एरिया खाली रहेगा फ्रेंड्स तो चाइना उसके ऊपर उसको ग्रास्प करने का प्रयास करेगा फ्रेंड्स, बराबर ना। तो अगर जितना हमारा बॉर्डर एरिया भरा हुआ होगा तो हम सिक्योर रह सकते हैं, बराबर ना। चाइना यहाँ पे घुसने की कोशिश नहीं कर सकता, बराबर ना। ओके, राइट। तो इसकी वजह से बॉर्डर विलेजेस है, स्पेसिफिकली जो चाइना वाले बॉर्डर्स हैं उसको डेवलप करने की बात चल रही है। और अंडर दिस प्रोग्राम 136 बॉर्डर विलेजेस आर बीइंग प्रोवाइडेड कनेक्टिविटी थ्रू 113 ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट्स एट अ कॉस्ट ऑफ 2420 करोड़। इस प्रोग्राम के अंदर 136 बॉर्डर विलेजेस को कवर किया गया है। 113 ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जा रहा है, 2420 करोड़ का पैसा अलोकेट किया गया है इसके लिए, बराबर। उसके अलावा 4G नेटवर्क यहाँ पे डाला जा रहा है, और फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए भी यहाँ पे फैसिलिटीज को डेवलप किया जा रहा है। जो हमारे जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसके ब्रांचेस भी यहाँ पे ओपन किए जा रहा है, बराबर है। ओके, तो ये सब चीजें की जा रही है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर में। 136 बॉर्डर विलेज को डेवलप करना है, 113 ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है 2420 करोड़ के अंदर, 4G नेटवर्क एस्टेब्लिश किया जा रहा है, और आईपीपीबी की ब्रांचेस यहाँ पे फैसिलिटेट किया जा रहा है ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन को इम्प्रूव किया जाए, बराबर है। और अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, एक्चुअली ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो कुछ ये एकदम नया प्रोग्राम नहीं है, ये लास्ट ईयर फेब्रुआरी में लॉन्च किया गया था, फेब्रुआरी 14 को लास्ट ईयर, बराबर। टोटल अभी तक 4800 करोड़ रुपए उसके पीछे अलोकेट किए गए हैं, और मोर देन 6000 इवेंट्स को अभी तक ऑर्गेनाइज किया गया है लोगों के अंदर, वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएट किया गया है। इस इसके अंदर आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट हो, लोग वहां से माइग्रेट ना हो फ्रेंड्स, बराबर ना। मेन ऑब्जेक्टिव वो है, राइट ना। ओके, ओके। तो अगर मैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में, अगर उसके बैकग्राउंड डेटा के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2022 के अंदर। 2022 की जो बजट स्पीच थी हमारे निर्मला सीतारामन जी की, उनके अंदर ये स्कीम को लॉन्च किया गया था, और लास्ट ईयर फरवरी में फिर उसको इम्प्लीमेंट किया गया, बराबर ना। ओके, और द प्रोग्राम इन्वेस्ट द कवरेज ऑफ बॉर्डर विलेजेस ऑन द नॉर्थन बॉर्डर हैविंग द स्पार्स पॉपुलेशन, लिमिटेड कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर which often get left out from the development gains, बराबर ना। तो इस प्रोग्राम के अंदर में एक ऐसे बॉर्डर्स को कवर किया गया, स्पेसिफिकली नॉर्थन बॉर्डर्स को, जहाँ पे बहुत ही कम पॉपुलेशन है, कनेक्टिविटी बहुत कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम है, जिसको डेवलपमेंट गेन्स का मौका ही नहीं मिला, ऐसे बॉर्डर को यहाँ पे कवर किया गया है। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या हो गया कि ये विलेज को डेवलप करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो पैसा देगी ही देगी, और कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, विल कवर द बॉर्डर एरियाज ऑफ द हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख। ये स्पेसिफिकली ऐसे बॉर्डर एरिया है जहाँ पे जिसके साथ चाइना कनेक्टेड है, बराबर ना। ओके, राइट। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर द कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ दिस विलेजेस देयर बाय इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन आइडेंटिफाइड बॉर्डर विलेजेस। तो ये जो बॉर्डर विलेजेस है उसके अंदर जो पीपल रहते हैं उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो सके, इसके वो ऑब्जेक्टिव से ये स्कीम को लॉन्च किया गया है, बराबर नहीं। ओके, और अगर मैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ तो दिस प्रोग्राम विल प्रोवाइड द फंडिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रिएशन ऑफ द लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन द 19 डिस्ट्रिक्ट्स, 46 ब्लॉक्स, 4 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। इस प्रोग्राम के अंडर में जो फंडिंग मिलता है वो 19 डिस्ट्रिक्ट को, 46 ब्लॉक्स को, 4 स्टेट्स को और 1 यूनियन टेरिटरी को मिल रहा है। It will cover 2963 villages with the 663 villages including the first phase. ओके, तो इस प्रोग्राम के अंदर में टोटल 2963 विलेज को कवर किया जा रहा है, उसमें से फर्स्ट फेज में 663 विलेज को कवर किया जा रहा है, बराबर ना। ओके, और दिस प्रोग्राम assists in identifying and developing the economic drivers based on the local human and natural resources of these border villages, बराबर ना। ओके, तो इस प्रोग्राम के अंडर में
ऑल वेदर रोड प्रोवाइड किए जाएंगे, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड किया जाएगा, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी सोलर और विंड एनर्जी के माध्यम से, मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, टूरिस्ट सेंटर्स यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे, मल्टीपर्पज सेंटर्स यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और वेलनेस सेंटर्स बनाए जाएंगे, बराबर ना। एक पर्टिकुलर सिटी में जैसा एनवायरनमेंट होता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने का यहाँ पे प्रयास है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंडर में, बराबर ना। ओके, राइट। और इस प्रोग्राम को ओवरलैप नहीं किया जा रहा है विद बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, बराबर ना। तो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वो भी गवर्नमेंट का प्रोग्राम है जहाँ पे बॉर्डर एरियाज के जो जितना भी बॉर्डर एरिया है उसको डेवलप करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है इस स्कीम के माध्यम से। तो ये प्रोग्राम और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को ओवरलैप नहीं करना है, ऐसा गवर्नमेंट का मोटिव नहीं है, बराबर ना। The government has stated that the Vibrant Village program will not have an overlap with the Border Area Development Program. Department of Border Management, Ministry of Home Affairs has been implementing the Border Area Development Program through the state government or unitary administrations as a part of comprehensive approach to the border management. तो ये जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो तो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से ही इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन ये जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के माध्यम से ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, बराबर ना। ओके, ओके। और ये जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है फ्रेंड्स, उसके अंदर में क्या किया जाता है, तो ये प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है स्पेशल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना। कौन से पीपल को, कौन से लोगों को, तो जो रिमोट एरियाज के अंदर रहते हैं, जो इनएक्सेसिबल एरिया के अंदर रहते हैं, बराबर ना, विच इज सिचुएटेड नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर। यहाँ पे ऐसा कोई भी मेंशनिंग नहीं किया गया कि भी नॉर्थन बॉर्डर, चाइना का बॉर्डर, पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर के जो आसपास जितने भी लोग रहते हैं भारत के अंदर 0 से 10 किलोमीटर के बीच में, बराबर, उन लोगों का डेवलपमेंट करने के लिए इस प्रोग्राम के अंडर में गवर्नमेंट किया गया है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में। ये कौन इम्प्लीमेंट करवाता है, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट और यूनिटरी इम्प्लीमेंट करवाता है, बराबर ना। ओके, तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, बराबर ना, उसके माध्यम से क्या किया जाने वाला है, कब लॉन्च किया गया था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, बराबर ना। ओके, और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को ओवरलैप नहीं करना है किसके साथ, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ, बराबर ना। वो एक मेन मुद्दा है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर को कवर किया गया है, जस्ट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर में मात्र चाइना के अनुन्वित जो बॉर्डर है वही विलेज को यहाँ पे डेवलप करने की बात चल रही है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको न्यूज़ में समझ में आया होगा।